Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BSOG171, that is Indian Society Images and Realities. So this is part 2 वीडियो. इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो करा रखा है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देखिए. उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं. अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो इसे एक लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाते रहते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करा है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो. हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है. उसके बाद आप हमारे साइट पे चले जाओगे और यहाँ पे आप अपना सिंपली सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे, दैट इज़ BSOG171, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो. अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो. हमारा नंबर है 9580023321. तो वापस से अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं. जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सप्लेन द मेजर डायमेंशंस ऑफ साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम. सो द किनशिप सिस्टम इन साउथ इंडिया हैज़ सम यूनिक फीचर्स दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया. तो जो साउथ इंडिया का जो किनशिप सिस्टम है वो नॉर्थ इंडिया से अलग है, क्योंकि इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं. ठीक है, उनके वजह से ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा इसका किनशिप सिस्टम अलग हो जाता है नॉर्थ इंडिया से. इट इज़ मेनली स्टडीड इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड केरल. इसको खास करके इसको साउथ इंडिया के अंदर कुछ ही स्टेट्स हैं जहाँ पर इसको पढ़ा गया है, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश और केरल के अंदर. दे सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द क्लोज फैमिली टाइज, स्पेसिफिक मैरिजेस रूल्स एंड क्लियर रिलेशनशिप्स. और ये जो सिस्टम है ये आधारित होते हैं उनके नज़दीकी परिवार के संबंधों के बीच में, अपने खुद के कुछ मैरिज नियम हैं उनके संबंध के बीच में, और आपस में एक क्लियर रिलेशनशिप्स के ऊपर ये आधारित होते हैं. ठीक है, अब इसके जो मेजर डायमेंशंस हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस कजन मैरिज. क्रॉस कजन मैरिज का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज क्रॉस कजन मैरिज. दिस मीन्स अ पर्सन कैन मैरी दियर मदर्स ब्रदर चाइल्ड और फादर सिस्टर चाइल्ड. मतलब कि यहाँ पे क्रॉस कजन मैरिजेस देखने को मिलती है. मतलब कि एक जो पर्सन है, ठीक है, ये मान लेते कोई पर्सन है, तो ये अपने माँ, ठीक है, मदर के ब्रदर जो होंगे उनके बच्चे से, ठीक है, उनके चिल्ड्रन से ये शादी कर सकते हैं, या फिर अपने फादर के सिस्टर के बच्चे से ये शादी कर सकता है. ठीक है, तो ये होता है क्रॉस कजन मैरिजेस. ठीक है, सो इस तरह से ये कर सकते हैं. सच मैरिजेस आर प्रेफर्ड बिकॉज दे हेल्प कीप रिलेशनशिप्स विद द फैमिली स्ट्रॉन्ग. और ऐसे मैरिज इसलिए यहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि इससे इनके जो रिश्ते होते हैं इनके फैमिलीज़ के बीच में वो स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत बन सके. ठीक है, इट ऑल्सो इंश्योर दैट प्रॉपर्टी एंड इमोशनल बॉन्ड्स स्टे विद इन द क्लोज रिलेटिव्स. और इससे ये भी पक्का होता है कि जो इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और जो इनके इमोशनल बॉन्ड्स हैं, जो आपस में ये जो इमोशनली ये कनेक्टेड हैं, वो आपस के ही रिलेटिव्स के साथ ये बना करके रखे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस ऑफ अंकल नीस मैरिजेस. सो यहाँ पे अंकल नीस मैरिजेस भी हमको देखने को मिलता है. In some South Indian communities, especially in rural areas, marriages between a man and his sister's daughter, that is uncle niece marriages, is accepted. तो साउथ इंडिया की कुछ कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर हमको खास करके जो रूरल एरिया की कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक मैन जो है वो अपने बहन की बेटी, ठीक है, सिस्टर्स डॉटर से शादी कर सकता है, दैट इज़ अंकल नीस मैरिज. दिस प्रैक्टिस इज सीन एज अ वे टू स्ट्रेंथन फैमिली यूनिटी एंड ट्रस्ट. और ऐसा प्रैक्टिस लिया जाता है क्योंकि ये प्रतीक होता है, एक तरीका होता है फैमिली की यूनिटी और ट्रस्ट को मजबूत करने का. However, this is less common today due to changing social norms and laws. जबकि ये आजकल क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया है. ठीक है, ये होना बहुत ही कम हो गया है क्योंकि यहाँ पे सामाजिक कुछ बदलाव और कुछ कानून बनाए गए हैं इसके लिए. नेक्स्ट इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलेटिव्स. यहाँ पे रिलेटिव्स के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा हमको डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है. साउथ इंडियन किनशिप क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरेलल कजन्स एंड क्रॉस कजन्स. यहाँ पे जो साउथ इंडियन किनशिप है वो कहीं ना कहीं पैरेलल कजन्स और क्रॉस कजन्स में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे दिखाता है. जैसे कि पैरेलल कजन्स होते हैं children of father's brothers और मदर सिस्टर आर ट्रीटेड लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो मैरिजेस इज नॉट अलाउड. जैसे कि फादर के जो ब्रदर होते हैं इनके बच्चे हो गए जो, ठीक है, चिल्ड्रेन, और मदर के जो सिस्टर हो गए इनके जो चिल्ड्रन होते हैं
ये आपस में शादियाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भाई बहन की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में मैरिजेस अलाउड नहीं होता है। जबकि वहीं जो क्रॉस कजन्स थे, जहाँ पर हम अभी देखें कि जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं फिर से कि एक जो पर्सन है, ठीक है, उसके फादर, पर्सन के जो फादर होंगे, ठीक है, इनकी सिस्टर के जो यहाँ पे बेटी होगी, ठीक है, इनके साथ ये शादी बना सकते हैं, या फिर इनकी जो मदर होंगी, ठीक है, उनके जो ब्रदर होंगे, उनकी बेटी या फिर बेटा जो भी है, उनके साथ ये शादी बना सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस कजन चलता है। फादर के सिस्टर की बेटी से हो सकता है, मदर के ब्रदर की बेटी से हो सकता है, बट यही पर्सन जो है ये अपने मदर के सिस्टर की बेटी से नहीं कर सकते हैं और फादर के ब्रदर की बेटी से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस कजन तो है अलाउ, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल कजन है वो ब्रदर सिस्टर यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। यहाँ पे आप एक बार इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा रिवाइंड करके, ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन प्ले अ की रोल इन डिसाइडिंग रिलेशनशिप्स एंड मैरिज रूल्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है उनके रिश्तों को बनाए रखने में और मैरिजेस के जो नियम हैं उनको अपनाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स। फैमिलीज इन साउथ इंडिया मेंटेन वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स। साउथ इंडिया की जो फैमिलीज होती हैं वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखती हैं। रिलेटिव्स ऑफन लिव नियर बाय और स्टे कनेक्टेड रेगुलरली। और यहाँ पे जो रिश्तेदार होते हैं वो बहुत ही नज़दीक में ही रहते हैं और अक्सर आपस में एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड ही रहते हैं और आपस में आते जाते रहते हैं रेगुलरली, मतलब मीटअप होते रहता है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, रिस्पेक्ट एंड इमोशनल अटैचमेंट अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स। और इनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेंस होता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे लोग ड्यूटी की भावना रखते हैं कि ये हमारा ड्यूटी है, ठीक है, और रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में। एल्डर्स आर गिवन हाई इंपॉर्टेंस एंड डिसीजंस आर ऑफन टेकन कलेक्टिवली। और यहाँ पे जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो कहलाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ जो डिसीजंस, घर के निर्णय होते हैं, वो एक कलेक्टिवली रूप से लिया जाता है, ठीक है, यानी सभी का यहाँ पे क्या होता है, अहम रोल होता है, यानी आप कलेक्टिवली कोई भी डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीनेज एंड डिसेंट्स। तो यहाँ पे जो लीनेज होता है दैट इज द वंशावली, ठीक है, और डिसेंट्स मतलब होता है जो वंश, ठीक है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल देखने को मिलता है। मोस्ट साउथ इंडियन सोसाइटीज़ फॉलो अ पैट्रिलिनियल सिस्टम वेयर लीनेज इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर साइड। बहुत सारे जो साउथ इंडियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो हमको, ठीक है, जो हम वहाँ पे हमको जो सिस्टम देखने को मिलता है वो पैट्रिलिनियल सिस्टम दिखता है। जैसे कि वहाँ पे जो भी हमको जो वंशावली देखने को मिलता है वो फादर के साइड का देखने को मिलता है। जबकि कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं केरल के, जैसे कि नायर्स कम्युनिटीज़, ठीक है, ये मैट्रिलिनियल सिस्टम को अपनाते हैं, जहाँ पर मदर्स का हमको यहाँ पे वंश देखने को मिलता है, ठीक है, डिसेंट्स टू द मदर्स, ठीक है। तो मदर्स के जो वंश होते हैं उनको देखने को मिलता है, उसको यहाँ पे ये फॉलो करते हैं। दिस सो डाइवर्सिटी विद इन द रीजन। इससे हमको उसी क्षेत्र में बहुत सारी विविधताएं भी देखने को मिलती है कि कोई जो है वो फादर के वंश को अपना रहा है और कोई जो है वो मदर के वंश को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्पेसिफिक किनशिप टर्म्स। कुछ इनके टर्म्स भी होते हैं। द किनशिप सिस्टम यूजेस वेरी स्पेसिफिक टर्म्स फॉर डिफरेंट रिलेटिव्स। यहाँ पे अलग अलग इनके टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं अपने अलग रिलेटिव्स के लिए। ईच रिलेशन हैज़ अ सेपरेट नेम विच हेल्प्स इन क्लियरली आइडेंटिफाइंग द रोल एंड पोजिशन ऑफ ए पर्सन इन द फैमिली। हर एक रिलेशन जो होता है यहाँ पे उसका एक अलग नाम होता है, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर पहचान मिलता है कि उनका क्या रोल है, क्या पोजीशन है उस पर्सन का उस फैमिली के अंदर। दिस रिफ्लेक्ट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स इन डेली लाइफ। और इससे ये पता चलता है कि उनके रिश्तों का क्या महत्व है उनके प्रतिदिन के जीवन में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कि कैसा होता है साउथ इंडियन का फैमिली किनशिप, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कंक्लूजन से। द साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम इज यूनिक ड्यू टू इट्स प्रेफरेंस फॉर क्रॉस कजन मैरिजेस, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स एंड क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेटिव्स। तो जो साउथ इंडियन का जो किनशिप सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है, अनोखा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कजन मैरिजेस को अलाउ करते हैं, पर प्रेफरेंस देते हैं। इनके जो फैमिली बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक हमको रिलेटिव्स के बीच में भी क्लियर क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। इट हेल्प्स मेंटेन यूनिटी एंड कम्युनिटी विद इन फैमिलीज। और ये क्या करता है, मदद करता है यूनिटी और कम्युनिटी को कंटिन्यूटी को बनाए रखने में फैमिली के अंदर। इवन दो मॉडर्नाइजेशन इज चेंजिंग some practices, these traditions features
ट्रेडिशनल फीचर्स स्टिल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग सोशल लाइफ। क्योंकि जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है यानी कि आधुनिकीकरण जो हो रहा है उसकी वजह से कुछ जो प्रैक्टिस जो अपनाए रखते थे वो उनमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे अंकल नीस जो है वो अब कहीं ना कहीं कम हो गया है, ठीक है, और ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इनकी जो पारंपरिक जो भी अपने चीज़ें हैं वो इनको अभी भी इनके जो जीवन को आकार देने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किस तरह से साउथ इंडियन का जो किंगशिप सिस्टम है वो नॉर्थ इंडिया से अलग है और उसका क्या अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलोबरेट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। सो ट्राइब्स इन इंडिया ऑल्सो नोन एज आदिवासी आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड। जो ट्राइब्स थे भारत के अंदर, अगर ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो उनको आदिवासी कहा जाता है, आदिवासी से उनको जाना जाता है और वो यहाँ के क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, ठीक है। दे हैव यूनिक कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड द वे ऑफ लिविंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन। और इनका क्या है, एक खास अपना एक कल्चर है, ठीक है। इनका अपना खुद का क्या है, अपना एक ट्रेडिशन है यानी संस्कृति है, परंपरा है, ठीक है। और अपना जीवन जीने का तरीका है जो कि यहाँ के जो बाकी जो आबादी है, ठीक है, जो मेन आबादी है, ठीक है, मुख्य जो आबादी है उससे बहुत ही अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। बिलो आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। और यहाँ पे हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझेंगे जो भारत के अंदर जो ट्राइब्स हैं उनका, ठीक है। फर्स्ट इज द क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर। प्रकृति के साथ इनका बहुत ही खास लगाव होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब जुड़े रहते हैं। ट्राइबल पीपल लिव वेरी क्लोज टू नेचर। ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेचर के क्लोज होते हैं। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट्स, रिवर्स एंड लैंड फॉर देयर डेली नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड मेडिसिन। वो आश्रित रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, जंगल के ऊपर, नदियों के ऊपर और ज़मीन के ऊपर, ठीक है, अपने डेली लाइफ के नीड्स के लिए, ठीक है, जैसे कि भोजन के लिए, घर के लिए और दवाई के लिए, ठीक है। दे रिस्पेक्ट नेचर एंड प्रोटेक्ट इट। वो नेचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसको बचाए रखते हैं। विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, जो मदद करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में। नेक्स्ट इज सिंपल वे ऑफ लिविंग। मोस्ट ट्राइब्स फॉलो अ सिंपल लाइफ स्टाइल। बहुत सारे ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल, ठीक है, एक बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। दे डू नॉट फोकस मच ऑन मटेरियल वेल्थ। उनका मटेरियल वेल्थ के ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं होता है, ठीक है। देयर नीड्स आर लिमिटेड दे आर यूजुअली सेटिस्फाइड विथ बेसिक फैसिलिटीज़। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत क्या हैं, मतलब लिमिटेड हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वो डिमांड नहीं करते हैं, ठीक है। वो बस सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने बेसिक नीड्स से, बेसिक फैसिलिटीज़ से, ठीक है, जो उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो मिल जाए, वो उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। देयर हाउसेज आर सिंपल एंड मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स लाइक वुड, मड एंड लीव्स। उनके घर जो होते हैं वो काफ़ी मतलब सामान्य होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होते हैं और वो नेचुरल मटेरियल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि लकड़ी से, ठीक है, मड से, मिट्टी से, ठीक है, और यहाँ पे पत्तियों से, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ऑन लैंग्वेज, ड्रेस, डांस, म्यूजिक एंड कस्टम्स। तो यहाँ पे जो हर एक जो ट्राइब होता है उनका अपना क्या होता है, भाषा होता है, ठीक है, उनके खुद के कुछ ड्रेस होते हैं, कपड़े होते हैं, पहनावा होता है, ठीक है, अपना खुद का डांस होता है, नृत्य होता है, म्यूजिक होता है और कस्टम होते हैं, ठीक है। तो मतलब इन सारी चीज़ों से मिलकर के वो अपने आप को पहचान देते हैं, ठीक है। तो ये सारा उनका क्या होता है, अपना खुद का सबका अलग अलग होता है, ठीक है। फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दियर लाइफ। और जैसे कोई पर्व त्यौहार हो गया या फिर कोई मतलब रिचुअल्स हो गया, ठीक है, जो वो करते हैं, ठीक है, रिवाज ये सब, ठीक है, तो ये उनके जीवन का बहुत ही खास मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। दिस ट्रेडिशंस आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और ये जो परंपरा होता है, ठीक है ना, ये जो इनका परंपरा होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, पास डाउन होते रहता है, ठीक है, जनरेशन 1 से जनरेशन 2 पे, फिर जनरेशन 2 से जनरेशन 3 पे, इस तरह से ये पास डाउन होते रहता है, ठीक है। कम्युनिटी लिविंग, ठीक है, तो जो ट्राइबल सोसाइटी होते हैं वो बिलीव करते हैं लिविंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी होते हैं वो ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे कि ये एक साथ एक समुदाय बना करके रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन नीड ऑफ टाइम्स। वो एक दूसरे की मदद करते हैं ज़रूरत के समय पर, ठीक है। डिसीजंस आर ऑफन टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ एल्डर्स और अ विलेज काउंसिल विच मेंटेन्स यूनिटी एंड कोऑपरेशंस। डिसीजन जो होते हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप के जो एल्डर्स होते हैं उनके द्वारा और विलेज काउंसिल जो होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो कि यूनिटी और कोऑपरेशन जो है वो बनाए रखता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मोस्ट ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स। बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल हैं वो डिपेंड रहते हैं एग्रीकल्चर, कृषि के ऊपर, हंटिंग जो शिकारी होता है उसके ऊपर, गैदरिंग, हंटिंग, गैदरिंग, फूड इकट्ठा करना, ठीक है, फिशिंग के ऊपर, ठीक है, मछली ये सब, ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर, ठीक है। सम प्रैक्टिसेस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फार्मिंग, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहाँ पर वो एक जगह पे खेती करते हैं और फिर वहाँ के बाद वो दूसरी जगह पे खेती करने के लिए मूव करते हैं, ठीक है, तो एक प्लेस से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। देयर इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। और उनका जो इकोनॉमी होता है ना, ठीक है, वो
ज़्यादातर नेचुरल जो प्राकृतिक जो उनके पास संसाधन है उसी पे वो आश्रित होता है, आधारित होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स, फैमिली एंड किनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्राइबल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे परिवार अगर बात करें, ठीक है, परिवार और रिश्तेदार जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ट्राइबल लाइफ के लिए, ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, उनका जो सोशल रिलेशनशिप्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। मैरिज एंड फैमिली ट्रेडिशंस आर फॉलोड स्ट्रिक्टली, और अगर उनके शादी और ये सब कुछ परंपरा की बात करें, ठीक है, फैमिली की परंपरा या फिर फैमिली की जो शादी होती है उसको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने नियम को, अपने जो भी डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, मेनी ट्राइबल एरियाज आर लोकेटेड इन रिमोट रीजन्स लाइक फॉरेस्ट एंड हिल्स, तो बहुत सारे जो ऐसे इनके जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, तो रिमोट एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पर मतलब संसाधन बहुत दूर है, मतलब पहुँच पाना, ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये सुदूर क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर कोई भी चीज़ पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, तो जैसे कि जंगलों में, हिल्स में, पहाड़ियों पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे ऑफन हैड लिमिटेड एक्सेस टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़, और इसी की वजह से ये बहुत मतलब क्या है, लिमिटेड इनको एक्सेस मिल पाता है स्कूल का, हॉस्पिटल का या फिर किसी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ का। हाउएवर एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस, जबकि अभी भी बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा ताकि इनके कंडीशंस को बेहतर किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिच नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, इनको जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होता है उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज्ञान होता है, पता होता है, ठीक है, जानकारी होती है, ठीक है। ट्राइबल पीपल हैव डीप नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड नेचुरल रेमेडीज़, जो ट्राइबल लोग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब वैसे पौधे जिनसे आप मेडिसिन तैयार करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनका इनको पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, और नेचुरल रेमेडीज़ कि प्राकृतिक रूप से कैसे हम क्या उपाय करके किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दे यूज हर्ब्स एंड ट्रेडिशनल मेथड्स टू ट्रीट इलनेस, ठीक है, तो ये हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, पारंपरिक उपचार का इस्तेमाल करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में समझेंगे, ट्राइब्स इन इंडिया आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज कल्चरल डाइवर्सिटी, जो ट्राइब्स हैं भारत के वो बहुत ही क्या है, एक बहुत ही मतलब खास हैं, ठीक है, हमारे देश के कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक जो भी हमारे पास विविधताएं हैं उसके लिए क्या है, बहुत ही खास हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देयर सिंपल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वैल्यूज टीचेज अस मेनी वैल्यूएबल लेसन, उनका जो सामान्य जीवन है, ठीक है, प्राकृतिक के प्रति उनका जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, ठीक है, और जो एक कम्युनिटी जो वैल्यू को देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वैल्यू, ये हमें सिखाता है बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स को, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड प्रिजर्व देयर कल्चर वाइल हेल्पिंग देम डेवलप अ बैलेंस्ड वे, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इनके जो अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करें और इनका जो कल्चर है, ठीक है, इनका जो भी कल्चर है, संस्कृति है, उसको हम क्या करें, प्रिजर्व करें, ठीक है, उसको हम संरक्षित करें, ठीक है, ठीक है, उसको हम संरक्षित करें जिससे कि एक बैलेंस तरीके से हम इनको डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कि क्या है भारत में ट्राइब्स लोगों के क्या यहाँ पे, ठीक है, कंडीशंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द आइडिया ऑफ इंडिया एज इमेजिन्ड बाय द नेशनलिस्ट, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ इंडिया एज इमेजिन्ड बाय द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वाज नॉट जस्ट अबाउट गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे, ठीक है, राष्ट्रवाद थे, ठीक है, जो थे राष्ट्रवादी, जो जिनका जो इमेजिन जो उन्होंने किया था अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो ये सिर्फ ये नहीं था कि हमको आज़ादी पा लेना है ब्रिटिश रूल से, इट वॉज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग अ यूनाइटेड इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव नेशन वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स कुड लिव टुगेदर पीसफुली। वहाँ पे उनका इसके साथ साथ ये भी था कि हम एक ऐसा मतलब देश बना रहे हैं, समाज बना रहे हैं जहाँ पे लोग क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे, संयुक्त होंगे, ठीक है, इंक्लूसिव सहित एक साथ रहेंगे, एंड प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील होंगे, ठीक है, और वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी एक साथ शांतिपूर्वक रह सकेंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका क्या था, एक उन्होंने इमेजिन किया था, ठीक है। तो क्या क्या उसके मेन पॉइंट थे उसको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे कि विविधता में एकता, ठीक है। नेशनलिस्ट लीडर्स बिलीव दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो जानते थे, वो मानते थे, उनको विश्वास था कि जो भारत है वो क्या है, एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो ये जो लैंड है वो ग्रेट डाइवर्सिटी का, यानी बहुत सारी यहाँ पे विविधताएं हमको देखने को मिलती हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कल्चर्स, लोग यहाँ पे क्या है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म को अपनाते हैं और उनकी अलग अलग संस्कृति है, ठीक है। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेज दे एम्फेसाइड दैट ऑल इंडियंस आर वन, और इतनी मतलब डिफरेंसेस होने के बावजूद वो ये मानते थे कि सारे भारतीय क्या हैं, एक हैं।
दिस आइडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशन। और यही जो विचार था, यही जो विचार है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विविधता में एकता, यही क्या है, फाउंडेशन है, नींव है भारतीय राष्ट्र का, ठीक है। लीडर्स वांटेड पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन बियॉन्ड दियर रीजनल और रिलीजियस आइडेंटिटीज़। और जो यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो ये चाहते थे कि जो हमारी जो ये भावना है, ठीक है, उसको हम फील करें, ठीक है, हम प्राउड फील करें कि हम क्या है, एक इंडियन है, ठीक है। इसके मतलब इसमें कोई हमको ये नहीं लगे कि हम क्या है, किसी तरह से हमें रीजनल या फिर कोई हमारा रिलीजियस आइडेंटिटीज़ है, इसको भुला करके हम बस ये सोचें कि हम क्या है, सिर्फ एक इंडियन है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्युलर एंड इंक्लूसिव नेशन। अनदर इंपॉर्टेंट आइडिया वाज सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो इनका अगला आइडिया था। नेशनलिस्ट बिलीव दैट इंडिया शुड नॉट बिलोंग टू एनी वन रिलीजन। तो जो नेशनलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि जो भारत है वो कोई एक ही धर्म को अपनाने वाला नहीं है, कि कोई एक धर्म से वो बिलोंग करता है। इंस्टीड इट शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली। इसके बजाय उसे चाहिए कि वो क्या करे, सभी धर्म को एक समान इक्वली क्या करे, रिस्पेक्ट करे, आदर करे। पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू फॉलो दियर ऑन बिलीव्स विदाउट फियर। और लोगों के पास क्या हो, आज़ादी हो कि वो किसी भी बिलीव्स को अपनाएं, किसी भी धर्म को अपनाएं बिना किसी डर के। द विज़न एम्ड टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट हारमोनी एमॉन्ग कम्युनिटीज़। और जो उनका विज़न था वो यही था कि वो क्या करें, सब लोग एक साथ मिल करके जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करें, ठीक है, और आपस में क्या करें, हारमोनी की भावना रखें, सद्भाव की भावना रखें, एकता की भावना रखें, सभी समुदायों एक साथ मिल करके, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। सो नेशनलिस्ट ऑल्सो इमेजिन्ड इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो नेशनलिस्ट हैं वो ये भी इमेजिन करते हैं कि जो भारत होगा वो कैसा होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। दिस मीन्स दैट पीपल वुड हैव द पावर टू चूज दियर लीडर्स थ्रू इलेक्शंस। जहाँ पर जो लोग होंगे उनके पास क्या होगा, ताकत होगा कि वो अपने नेता को इलेक्शन से क्या करें, खुद चूज करे। एवरीवन वुड बी इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ। और सभी को एक समान कानून के सामने रखा जाए, हाँ, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी मतलब जाति, किसी भी धर्म और किसी भी लिंग या कितना भी पैसे वाले क्यों ना हो। लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द आइडिया ऑफ गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स। तो हमारे जो नेता हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, इन्होंने सपोर्ट किया है जो इक्वल राइट्स का जो आइडिया है उसको, और साथ ही साथ सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर देने को, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड रिफॉर्म। द आइडिया ऑफ इंडिया also included removing social evils like untouchability, discrimination and inequality। तो यहाँ पर जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि हाँ, तो जो आइडिया है इंडिया का ये कि जो यहाँ पे सोशल इविल्स है उसको रिमूव करना, जैसे कि जो अनटचेबिलिटी, छुआछूत होता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना, इनइक्वालिटी, असमानता, ये सारी जो बुराइयाँ हैं, सामाजिक जो बुराइयाँ हैं, ठीक है, इसको हमको क्या करना है, हटाना है, ख़त्म करना है, रिमूव करना है, ठीक है। नेशनलिस्ट बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम कुड ओनली कम व्हेन ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और जो यहाँ पे नेशनलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये तभी हो सकता है, पूरा जो हमको आज़ादी है, स्वतंत्रता जो है वो हमको तभी हासिल हो सकता है जब यहाँ पे समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं वो एक समान ट्रीट किए जाएं, उनको एक समान रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, सम्मान मिले, आदर मिले, और उनकी गरिमा जो है, मर्यादा जो है, उनको अच्छे से फॉलो किया जा सके, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। एफर्ट्स वे आर मेड टू अपलिफ्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। और ऐसे कई सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं जहाँ पर जो गरीब हैं उनको, और जो मार्जिनलाइज्ड यानी कि जो हाशिए पे गए हुए लोग हैं, यानी कि जिनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आप मतलब आत्मनिर्भर बने, ठीक है। नेशनलिस्ट वांटेड इंडिया टू बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। तो जो नेशनलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि भारत जो है वो इकोनॉमिकली क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, मजबूत हो और इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी और पे उसको डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना बने। दे प्रमोटेड द यूज ऑफ लोकल गुड्स एंड इंडस्ट्रीज, स्वदेशी मूवमेंट। और वो क्या प्रमोट करते हैं कि अपने आप लोकल गुड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, और इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करें, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हमको देखने को मिला था। द एम वाज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन वर्कर्स एंड फार्मर्स। और इनका जो मेन लक्ष्य था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको हमें कम करना है, और साथ ही साथ अपना जो भारत के जो वर्कर्स हैं और जो फार्मर्स हैं इनके कंडीशन को क्या करना है, बेहतर करना है, ताकि हम खुद ही अपने लिए क्या हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, किसी दूसरे कंट्री, किसी दूसरे क्षेत्रों पे हम डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। तो कंक्लूजन हम समझेंगे। In conclusion, the nationalists imagined India as a united, democratic, secular and fair nation। तो जो नेशनलिस्ट हैं वो इमेजिन करते हैं भारत को एक यूनाइटेड, संयुक्त, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष एंड फेयर, ठीक है, एक साफ सुथरा,
सुंदर देश, ठीक है। देयर विजन वॉज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, हारमोनी एंड प्रोग्रेस। तो इनका जो विज़न है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम का नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक ऐसा राष्ट्र बनाना, एक ऐसा समाज बनाना जहाँ पर समानता हो, ठीक है, हाँ, हारमोनी हो, ठीक है, दैट इज सद्भाव हो, एकता की भावना हो और प्रोग्रेस हो, ठीक है। द दिस आइडियाज़ कंटिन्यूज टू गाइड इंडिया इवन टुडे। और यही जो आइडिया, यही जो विचार है वो आज भी भारत को आगे मतलब बढ़ने में गाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ लिए कि क्या क्या हमारे जो नेशनलिस्ट हैं वो क्या इमेजिन कर रहे हैं इंडिया को लेकर के, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द वेरियस अप्रोचेज टू स्टडी इंडियन सिविलाइजेशन। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पुराना, वन ऑफ द सबसे पुराना, ठीक है, यानी कि इतने सारे जो सिविलाइजेशन है उसमें से सबसे पुराना एक ये सिविलाइजेशन को देखने को मिलता है पूरे विश्व भर में। टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली स्कॉलर्स यूज डिफरेंट अप्रोचेज। और इसको समझने के लिए अच्छे से जो हमारे स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो कई सारे विद्वान जो हैं वो कई सारे अप्रोचेज का इस्तेमाल करते हैं। इच अप्रोच फोकस ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, कल्चर एंड हिस्ट्री। और हर एक जो अप्रोच है यहाँ पे उसका जो फोकस होता है वो अलग अलग समाज के अलग अलग प्रारूप पे होता है, जैसे कि उनके सोसाइटी के ऊपर, कल्चर के ऊपर और उनके हिस्ट्री के ऊपर। तो एक एक करके हम सबको समझते हैं सभी अप्रोच को। फर्स्ट इज द हिस्टोरिकल अप्रोच। सो दिस अप्रोच स्टडी इंडियन सिविलाइजेशन थ्रू इट्स पास्ट इवेंट। तो ये जो अप्रोच है ये इंडियन सिविलाइजेशन को कैसे समझाता है, कैसे पढ़ता है, तो इसके जो पुराने जो भी पास्ट इस पे बीते हैं, ठीक है, जो भी जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उसके ऊपर ये अपना अप्रोच लगाता है। इट लुक्स एट एंशिएंट टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स एंड द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ये किसको देखता है, तो जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, यानी कि जो हमारे बहुत पुराने जो लिखे गए, ठीक है, जो चीज़ें हैं उनके ऊपर देखता है। इंस्क्रिप्शंस जो शिलालेख हैं उसको देखता है। मोनूमेंट्स जो स्मारक हैं उससे हमको बताता है। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी कि जो भी हमारा पुरातात्विक निष्कर्ष मिला है उससे हमको ये बताता है चीज़ों के बारे में। बाई स्टडिंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मॉडर्न एम्पायर एंड मुगल पीरियड, वी अंडरस्टैंड हाउ इंडियन सोसाइटी इवॉल्व ओवर टाइम। तो अलग अलग समय सीमा को पढ़ते हुए, जैसे कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, फिर उसके बाद वैदिक काल आया, ठीक है, फिर मॉडर्न युग आया, ठीक है, फिर मुगल पीरियड हमने पढ़ा। तो इन सभी को एक एक लाइन से पढ़ते हुए ऐसे टाइम बाई टाइम टाइमलाइन के हिसाब से हमको समझ में आता है कि किस तरह से समाज, इंडिया का जो समाज है, ठीक है, भारतीय समाज, वो कैसे कैसे बदलते रहा है समय के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट इज द कल्चरल अप्रोच। सो द कल्चरल अप्रोच फोकस ऑन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो जो यहाँ पे हमको यहाँ पे कल्चरल अप्रोच देखने को मिलता है, यानी कि सांस्कृतिक जो यहाँ पे हमारा हमको अप्रोच देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारे परंपरा के ऊपर, ठीक है, हमारे कस्टम्स के ऊपर, ठीक है, भाषा, आर्ट, कला, म्यूजिक, संगीत और जो यहाँ के भारत के अंदर जो भी हमको पर्व त्यौहार देखने को मिलता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट दे बिलीव इन एंड हाउ दे एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स। ये हमको बताता है कि कैसे लोग रहते थे, ठीक है, क्या वो सोचते थे, ठीक है, और कैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। इंडियाज़ डाइवर्सिटी इन कल्चर सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच इज़ अ की फीचर ऑफ इट्स सिविलाइजेशन। और भारत का जो ये कल्चर, ठीक है, यानी कि जो संस्कृति में इतनी सारी हमको विविधताएं दिखती है, ये कहीं ना कहीं विविधता में एकता का काम करती है, ठीक है, जो कि एक भारत की जो सभ्यता है उसका एक बहुत ही बड़ा की फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजियस अप्रोच। धार्मिक जो अप्रोच है वो देखते हैं। रिलीजन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो धर्म है वो भी अपना बहुत ज़्यादा क्या कहता है, अहम भूमिका निभाता है इंडियन सिविलाइजेशन को आकार देने में, ठीक है। दिस अप्रोच स्टडीज़ रिलीजन्स लाइक हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड इस्लाम। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं अलग अलग धर्मों के बारे में, जैसे हिंदू धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म को। इट एक्सप्लेन्स दियर टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। ये बताता है इनके टीचिंग्स के बारे में, ठीक है, और इनके प्रैक्टिसेस कैसे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसका क्या प्रभाव है समाज के ऊपर, इसके वैल्यूज़ कैसे हैं और इससे जीवन जीने का तरीका कैसा है, ठीक है, ये सारे हमको इससे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सो दिस अप्रोच स्टडी सोशल स्ट्रक्चर्स सच एज कास्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो अप्रोच है सोशियोलॉजी अप्रोच, ये कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक जो संरचना है उसको बताता है, उसको बारे में, जैसे कि कास्ट सिस्टम कैसे यहाँ पे काम करता है, फैमिली सिस्टम कैसा होता है और सोशल इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं वो कैसे काम करते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरेक्ट
हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ सोशल चेंजेस हैव टेक प्लेस ओवर टाइम। ये हमको ये समझने में मदद करता है कि कैसे लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं, कैसे समाज को है वो संगठित होता है, कैसे वो बनता है, और कैसे समाज जो है वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होता है, बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अप्रोच। द इकोनॉमिक अप्रोच फोकस ऑन ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। तो जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं फोकस करता है यहाँ के व्यापार के ऊपर, कृषि के ऊपर, ठीक है, इंडस्ट्री के ऊपर, और इकोनॉमी जो होता है अलग अलग समय में जो हो रहे हैं इकोनॉमी उसके ऊपर। इट स्टडीज हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड एंड हाउ इकोनॉमिक सिस्टम्स इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो मतलब किस तरह से जो लोग हैं, ठीक है, वो अर्न करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, और कैसे जो इकोनॉमी सिस्टम है वो प्रभावित करता है किसी भी सभ्यता के ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल अप्रोच। दिस अप्रोच स्टडी किंगशिप, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये जो अप्रोच है पॉलिटिकल अप्रोच, ये कहीं ना कहीं जो किंगशिप है, रिश्तेदारी है, ठीक है, गवर्नेंस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको बताता है। ठीक है, इट एग्जामिन्स हाउ रूलर्स गवर्न द कंट्री एंड हाउ पॉलिटिकल आइडिया डेवलप इन इंडिया। तो ये बताता है कि कैसे जो रूलर्स होंगे, ठीक है, शासक जो होंगे वो देश को चलाएंगे, और कैसे जो पॉलिटिकल आइडियाज़ जो होंगे वो भारत में विकास करेगा। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल approach. Archaeology helps in studying materials, remains like tools, pottery, buildings and artifacts. तो जो आर्कियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमको मटेरियल्स को समझने में, पढ़ने में मदद करता है, जैसे कि औजार हो गए, ठीक है, पॉटरी मतलब मिट्टी के जो बर्तन हो गए, ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स हो गए, ठीक है, जो कलाकृति होते हैं वो सब। एक्सकेवेशन प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस अबाउट एंशियंट लाइफ, स्पेशली व्हेन वेयर रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल। तो जो एक्सकेवेशन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो खुदाई होता है, ठीक है, जहाँ से हमको कोई चीज़ मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमको डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है एंशियंट लाइफ के बारे में, ठीक है, कि जो पहले प्राचीन काल में जीवन थे, कैसे लोग जीते थे, ठीक है, खास करके वहाँ से जहाँ पर हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन हम समझेंगे, ईच अप्रोच गिव्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे हर एक जो अप्रोच है अलग अलग तरह से वो हमको अलग अलग तरीके से बताता है भारतीय, ठीक है, सभ्यता के बारे में। व्हेन कंबाइंड दे प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज रिच एंड कॉम्प्लेक्स हेरिटेज। और जब सभी आपस में संगठित हो जाता है तो सब मिल करके एक हमको कंप्लीट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग समझ देता है कि इंडिया में कितना रिच और कॉम्प्लेक्स हेरिटेज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, मतलब यहाँ की जो विरासत है वो बहुत ज़्यादा क्या है, धनी है, और मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल भी है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको यहाँ से मिलती है देखने को। ठीक है, by studying these approaches we can better appreciate the depth and diversity of Indian civilization। और इन सभी अप्रोचेस को जब हम पढ़ लेते हैं तो हम और ज़्यादा इसको क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो इतना डेप्थ है और जो डाइवर्सिटी है भारतीय सभ्यता के अंदर उसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जिसको हमको बहुत अलग अलग अप्रोचेस के साथ पढ़ के समझना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का सेशन BSOG 171 का पार्ट 2 क्लियर किया, कंप्लीट कर लिया इसको अच्छे से। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कोई भी अगर डाउट होता है हमारे सेशन से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका उसका ज़रूर आंसर देंगे। ठीक है, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लें। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं कराया है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पर जाके shop.hindustanknowledge.com सर्च करेंगे और आप यहाँ से अपने गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9580023321। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे।